दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार के संयोजक आदरणीय संजय चतुर्वेदी जी से अनुरोध करूंगा कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन का परिचय और कार्यक्रम की भाव भूमिका रखने की कृपा करें। आदरणीय संजय। धन्यवाद आचार्य जी। सर्वप्रथम प्रयाग की धरती को नमन करता हूं कि वट वृक्ष की तरह वो कैसे आगे फैलने की तैयारी में है। दिव्य प्रेम सेवा में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो वहां से निकल के गए और उन्होंने खेलों में एक नया आयाम स्थापित किया और अंडर 16 में नेशनल में आपको जान के प्रसन्नता के बारे में 1931 में गोलमेज सम्मेलन था। महात्मा गांधी लंदन गए थे। उसमें जिन लोगों ने जो अधिकारी थे जो टिप्पणी की कि अगर भारत में अंग्रेज नहीं गए होते तो शायद भारत की शिक्षा व्यवस्था इस बात का प्रतिरोध किया। प्रेस विज्ञप्ति में भी इस बात का उल्लेख होता है कि हालांकि महात्मा गांधी जी को भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था पर बहुत गर्व था, लेकिन उन्होंने कोई इस पक्ष में प्रमाण नहीं प्रस्तुत किए हमारे सामने। गांधी जी को बहुत चुभती है ये बात। वो भारत आते हैं और इस विषय को लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं। बाद में उनके एक सहयोगी होते हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, पिछले दशक में ही उनका देहांत हुआ है। भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद रहे हैं, इतिहासवेत्ता रहे हैं, प्रोफेसर धर्मपाल। वो गांधी जी के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि देश आजाद हो गया, हमारी सरकार बन गई, अब हमें क्या करना चाहिए। तब गांधी जी इस बात का जिक्र करते हैं उनसे कि मैं जब गोलमेज सम्मेलन में गया था तो ऐसी ऐसी बात ध्यान में आई थी, आपको कुछ प्रयास करना चाहिए, कुछ प्रमाण इकट्ठे करने चाहिए। तब प्रोफेसर धर्मपाल यूरोप जाते हैं, वहां की लाइब्रेरी का अध्ययन करते हैं, इंग्लैंड रहते हैं, वहां के जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उसकी जो दस्तावेज का है उसको देखते हैं। उसको देखने के बाद हजारों पेज की एक पांडुलिपि तैयार करते हैं और उस पांडुलिपि को जब भारत में लेके आते हैं और उसका एक सर्वेक्षण करते हैं तो ध्यान में आता है कि भारत की प्राचीन सभ्यता कितनी विकसित थी, भारत की शिक्षा व्यवस्था कितनी उच्च अवस्था में थी। आप लोगों ने विलियम एडम्स का नाम शायद न सुना हो। धर्मपाल जी जिक्र करते हैं कि विलियम एडम्स जब यहां आता है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य होता है और जब भारत आता है तो केवल इसलिए आता है कि भारत में लंबे समय तक भारत को हम कैसे गुलाम बनाए रख सकते हैं। उनके साथ मैकाले का नाम आपने सुना होगा, मैकाले उनका सहयोगी था, उनको असिस्ट करता था। तो वो दोनों भारत आते हैं और एक लंबे समय तक भारत की यात्रा करते हैं और बाद में एक 1700 पेज की एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और उस रिपोर्ट को हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया जाता है। आप लोगों की जानकारी में होगा, हाउस ऑफ कॉमन्स की जो रिपोर्ट है वो दस्तावेज के रूप में रखी जाती है, उसको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और समय समय में प्रेस के सामने उसको प्रस्तुत भी किया जाता है साक्ष्य के रूप में। तो मैकाले 2 फरवरी 1835 को उल्लेख करता है भारत के बारे में और जो 1700 रिपोर्ट प्रस्तुत करता है 1700 पेज की, उस रिपोर्ट की लगभग हाउस ऑफ कॉमन्स में 10 दिन तक उसकी चर्चा होती है, उस पर बातचीत होती है। और मैकाले जब बात शुरू करता है तो वो इस बात को कहता है कि मैंने भारत को चारों दिशाओं से देखा है। अपनी भाषा में वो जिक्र करता है, अंग्रेजी में वो शब्द बोलता है कि आई हैड ट्रेवल्ड लेंथ एंड डेप्थ, यानी वो मैंने भारत को चारों दिशाओं से देखा है, मैंने भारत को लंबाई से देखा है, मैंने भारत को गहराई से देखा है और तब मैं कह सकता हूं कि भारत में एक भी भिखारी नहीं है, भारत में एक भी बेरोजगार नहीं है, भारत में एक भी पराश्रित नहीं है। उनका
स्वाभिमान इतना है कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। ये बात वो 190 साल पहले कह रहा है। और फिर भारत की समृद्धि का जब वो जिक्र करता है तब वो इस बात का उल्लेख करता है कि मैंने पश्चिम के बहुत सारे शहरों को देखा है। उसे शहरों के नाम लेते हैं, उसमें वो मॉस्को का भी नाम लेता है, न्यूयॉर्क का भी नाम लेता है, हैम्पटन का भी नाम लेता है, लंदन का भी नाम लेता है। ऐसे 8-9 शहरों का वो उल्लेख करता है और कहता है कि इन शहरों की सारी संपत्तियों को हम इकट्ठा कर दें और उसके बाद भी भारत में ऐसे शहर हैं जो इन संपत्तियों से ज्यादा संपत्ति भारत के पास है। फिर वो सूरत का उल्लेख करता है कि सूरत में इतनी संपत्ति है कि उतनी संपत्ति में इन सारे शहरों की संपत्ति भी कम पड़ेगी। और तब वो कहता है कि जो इतना समृद्धशाली है जो समाज, जो इतना वैभवशाली है वो समाज, उसको लंबे समय तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। फिर वहां के सांसद पूछते हैं कि आखिर कैसे, आपके पास क्या आइडिया है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तब उसका कहना है कि जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है वो भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था है। अगर हम भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था पर चोट पहुंचा सके, अगर हम भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकें, तो शायद हम भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाए रख सकते हैं। फिर उसके बाद वो एक बड़ी बात करता है, काफी बातें करता है भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में और उसका जिक्र करता है, बताता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो धर्मपाल को पढ़िए और उसमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी। क्योंकि समय कम है इस कारण से बहुत ज्यादा उल्लेख में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैकाले ने कुछ बातों को जो बहुत अंडरलाइन करके लिखा हुआ, अंडरलाइन करके उस बातों को कहा है। जैसे कि वो उस समय कहता है कि भारत जो है लगभग 100% साक्षर देश है आज के समय में। उस समय यूरोप, इंग्लैंड जो 3 राज्यों का प्रोविंस रहता है वो केवल 17% शिक्षा वहां होती है और भारत में वो कहता है लगभग 100% साक्षर है भारत में। उसमें वो फिर जिक्र करता है कि दक्षिण में 100% है, पूरब पश्चिम में 98% है, पूरब में 82% है और मध्य में और अन्य भारत में लगभग 87% है। तो इसके कुल मिला के लगभग 100% भारत में शिक्षा व्यवस्था है। उसका कारण क्या है? इतनी शिक्षा, इतनी बड़ी शिक्षा होने के कारण क्या है? तब वो कहता है कि भारत में 7,32,000 राजस्व गांव हैं और प्रत्येक गांव में स्कूल है। उन स्कूलों को गुरुकुल के नाम से जाना जाता है और सबसे बड़ा जो गुरुकुल है उसको 20,000 की संख्या में मैंने उस गुरुकुल को देखा है और सबसे छोटा जो गुरुकुल है उसको 200 की संख्या में। हम अंदाज लगा सकते हैं कि जो 200 से लेकर 20,000 के बीच में गुरुकुल हमारे यहाँ रहे होंगे। फिर इसमें वो बड़ा काफी गहराई में जाता है, बड़ी बातें करता है, बताता है कि 18 विषय होते हैं जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। उसमें एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। उसमें जब सारी बातें करते हैं तो सांसद कहते हैं कि जो वहाँ के होते हैं वो कहते हैं कि वहाँ पर परीक्षा का क्या सिस्टम है, परीक्षा कैसे होती है। तब वो मैकाले कहता है कि वहाँ परीक्षा का, भारत में परीक्षा नहीं होती। फिर वो एक कमेंट करता है, मजाक के रूप में कहता है कि क्लासरूम में रट कर एग्जामिनेशन टेबल पर वोमिटिंग करने की व्यवस्था भारत में नहीं है। ये मजाक में वो कहता है, लेकिन हमारे लिए बहुत सोचने और समझने का विषय है। वो बताता है कि फिर वो बच्चों को एक विषय 8-9 महीने बच्चों को पढ़ाया जाता है, फिर उसको काम अलॉट कर दिया जाता है, उस काम को वो करके आते हैं। करने के बाद उसमें से उनको एनालाइज किया जाता है और सिखाया जाता है। फिर उसके बाद वो बड़े आगे की बात पे मैं आता हूं। फिर वो हायर एजुकेशन की बात करता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस समय भारत में 15,800 विश्वविद्यालय थे। हम लोगों ने तो 2 विश्वविद्यालय, नालंदा, तक्षशिला और 1-2 और विश्वविद्यालयों के बारे में सुना है, लेकिन वो 15,800 विश्वविद्यालय की बात करता है और उन 15,800 विद्यालयों को लिखित रूप में बताता है। और वो कहता है कि एक विश्वविद्यालय में केवल एक विषय की पढ़ाई होती है।
अमरावती का उल्लेख करता है जिसमें धातु परीक्षण की पढ़ाई होती है। फिर वो नालंदा का उल्लेख करता है। नालंदा में मैं बहुत इंटरेस्टेड बात आपको बताता हूँ, नालंदा मेडिसिन की पढ़ाई होती थी और नालंदा में सर्जरी की, विशेष रूप से सर्जरी की वो बताता है। जब तो कहता है कि उसने एक प्रयोग देखा कि एक बच्चा, गांव का एक बच्चा था, वो किसी कारण से जल गया था। वो जल के जब उसको वहां ले कांगड़ा विश्वविद्यालय में लेके आते हैं तो पैरों से त्वचा निकाल के उसके जले हुए भाग पे लगा के उसको ट्रांसप्लांट करते हैं और 21 दिन में वो बच्चा ठीक हो जाता है। तो जो 21वीं सदी में जिसकी बात हम करते हैं उस बात को मैकाले 1835 में हाउस ऑफ कॉमन्स में कह रहा होता है। जब ये सब बात हो रही होती है उसी समय एक कैप्टन कूट करके होता है, वो खड़ा होता है। तो वो कहता है कि कहता है कि मेरे साथ ही ऐसी घटना घटी जब हैदर अली के साथ मेरा युद्ध हुआ तो हैदर अली ने हमको परास्त कर दिया और परास्त करने के बाद उसने मेरा नाक काट दिया और मैं वहां से चला तो मुझे बेलगांव करके एक गांव था, उस गांव में एक वैद्य मिला, उसने मेरा इलाज किया और देखो मेरा नाक बिल्कुल ठीक हो गया है। तो लोग हंसते भी हैं, उससे कहते हैं कि तुम्हारा नाक क्यों काटा, तुम्हारा गला क्यों नहीं काटा। तो वो कहता है कि भारत के राजा बड़े दयालु होते हैं और वो किसी को परास्त करने के बाद उसको मारते नहीं है, उसका नाक काट के उसको अंग भंग करके उसको छोड़ देते हैं। तो ये वहां हंसी मजाक का विषय चलता रहता है। बाद में मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो बात ये है कि कष्ट हमें इस बात का है कि हम इन सब बातों को क्यों नहीं जान पा रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं। हमें हमारे अतीत का गौरव, हमें हमारे अतीत का, जिससे हम अपने राष्ट्र के प्रति संवेदना कर सके, अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक हो सके, इन चीजों की जानकारी हमें क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रही है। अगर इन व्याख्यान मालाओं के माध्यम से, ऐसे सेमिनार्स के माध्यम से आप लोगों को इसकी जानकारी हो सके, हमारे प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, वो अपनी बात कहेंगे और आपको और ज्यादा जानकारी मिलेगी। शायद इन सेमिनारों की, इन व्याख्यान मालाओं की सार्थकता इससे सिद्ध हो सकेगी। मैंने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, आचार्य साहब जी मुझे क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।